बात करेंगे आज़ाद भारत के उस कैबिनेट मंत्री की जिन्हें इंसाफ मिलने में लगभग 40 वर्ष लगे। और इंसाफ मिला भी तो ऐसा कि उनके परिजनों का कहना था कि जिन लोगों को सजा दी जा रही है वो बेकसूर हैं और असली गुनहगार आज़ाद घूम रहे हैं। बड़ी विडंबना है हमारे देश के न्याय व्यवस्था की कि एक इतने बड़े पद पर बैठे मंत्री को भी इंसाफ नहीं दे पाई। कहानी है बिहार के उस लाल की जिसने महज 52 वर्ष की आयु में केंद्र में अपने राजनीति का लोहा मनवा लिया। ललित नारायण मिश्रा, जिन्हें बिहार के लोग ललित बाबू के नाम से पुकारते हैं। सहरसा जिला के एक छोटे से गांव बसनपट्टी में उनका जन्म हुआ। अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव से पूरी करने के बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से 1948 में एमए अर्थशास्त्र की शिक्षा पूरी की। वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े एवं पहले, दूसरे तथा 5वें लोकसभा के सदस्य चुने गए। अपने राजनीति के शुरुआती समय से ही वो बिहार को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने के लिए कटिबद्ध रहे। अपनी जन्मभूमि मिथिला की भाषा मैथिली की साहित्यिक संपन्नता को देखते हुए 1962 से 1964 के बीच उन्हीं के पहल पे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मैथिली को भारतीय भाषाओं की सूची में शामिल किया। ललित बाबू 1957 में योजना एवं श्रम मंत्री बने। फिर 1964 में डिप्यूटी मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स भी रहे। 1966 में उन्होंने डिप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर का पद संभाला और 1967 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस प्रोडक्शन बने। इसके बाद सन 1970 में फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री का कार्यभार संभाला और इसी दौरान उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामर्थ्य को पहचाना और उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में सलाहकार नियुक्त किया। और अंततः 5 फरवरी 1973 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रेल मंत्री नियुक्त किए गए। इसी दौरान उन्होंने कई पिछड़े क्षेत्रों को रेल के माध्यम से जोड़ा एवं बिहार को उत्तरी भारत और उत्तर पूर्वी भारत से सड़क के माध्यम से जोड़ा। मिथिला के विकास में इस सड़क का बड़ा अहम योगदान है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन उनके इस बढ़ते कद से वो कई लोगों की आंखों में खटकने भी लगे। इस सब के बीच भी वो अपना काम हर क्षेत्र में पूरी लगन से करते रहे। पर कहते हैं ना, जब दुश्मन अनजान हो तो वो सबसे खतरनाक होता है। वैसा ही कुछ हुआ ललित बाबू के साथ। वो आजाद भारत के पहले कैबिनेट मंत्री थे जिनकी हत्या की गई, या यूं कहें कि करवाई गई। बिहार की गलियों में ऐसे भी किस्से हैं कि अगर वो कुछ दिन और जीवित रहते तो बिहार की आज ये हालत न होती। वो इतने कुशल नेता थे कि कई लोग उन्हें भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में भी देखते थे। विकास के इसी दौर में 2 जनवरी 1975 को ललित बाबू एक रेलवे लाइन का उद्घाटन करने समस्तीपुर रवाना हुए। वो सरकारी विमान से पटना पहुंचे और मौसम खराब होने के कारण उनके पायलट ने उन्हें दिल्ली लौटने की सलाह दी, लेकिन समय के पाबंद ललित बाबू ने इस सलाह को नकार दिया। आखिरकार वो समस्तीपुर पहुंचे। कार्यक्रम का वक्त शाम का चुना गया था और तैयारी बड़े जोर शोर से थी कि मिथिला का शेर आज मिथिला वासियों के सामने दहाड़ने वाला था। लोग बड़े बेसब्री से उनकी राह देख रहे थे। कार्यक्रम शुरू हुआ। ललित बाबू ने अपने दबंग अंदाज में अपना भाषण पूरा किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ललित बाबू जैसे ही मंच से उतरने लगे, तभी उस भीड़ में से एक शख्स आगे बढ़ता है और हथगोला ललित बाबू की तरफ उछाल देता है। विस्फोट ललित बाबू के करीब होता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। घटना में कुल 11 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे, जिसमें उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल थे। देश के रेल मंत्री और केंद्र के इतने महत्वपूर्ण नेता पर इस तरह से जानलेवा हमला होता है, लेकिन इस सब के बाद जो हुआ वो आज भी हम जैसे कितनों को हजम नहीं होता कि देश के इतने बड़े नेता इलाज में देरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। जी हाँ, सही सुना, इतने बड़े व्यक्ति की मृत्यु समय से इलाज न हो पाने के कारण हुई। है ना बड़ी अजीब बात। खैर, वापस लौटते हैं। जल्दबाजी में जीआरपी समस्तीपुर में केस दर्ज हुआ और फिर वो हुआ जो आज तक समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन जहां पर यह घटना हुई थी, वहां से मात्र 41 किलोमीटर की दूरी पर है डीएमसीएच, यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उस जमाने में जिस दूरी को तय करने के लिए 1.5 घंटे बहुत थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन वहां के सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। लेकिन जब बात देश के इतने बड़े नेता की आएगी तो कोई भी डॉक्टर पीछे नहीं हटता, खास तौर से वहां जो कि ललित बाबू की जन्मभूमि रही
थी। न जाने किसने यह निर्णय लिया कि ललित बाबू को पटना से सटे दानापुर के रेलवे अस्पताल में ले जाया जाए। इस बात में कोई समझदारी तो नजर नहीं आती, लेकिन जब निर्णय लिया जा चुका था तो आगे बढ़ते हैं। ललित बाबू को उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा कुछ लोगों को साथ लेकर पटना के लिए रवाना हुए। समस्तीपुर से दानापुर की दूरी है 130 से 35 किलोमीटर, जिसे तय करने के लिए उस जमाने में भी 6 से 7 घंटे बहुत थे। लेकिन जिस ट्रेन में ललित बाबू को लाया गया, उस ट्रेन को पटना पहुंचने में लगभग 14 घंटे लगे थे। 14 घंटे। जरा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करते हैं। ये कैसे संभव है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का इतना बड़ा नेता अर्धमृत अवस्था में जिस ट्रेन में है, उसे महज 135 किलोमीटर जाने में 14 घंटे लगते हैं, और हम ये मान लें कि इसमें कोई बड़ी साजिश नहीं है। ट्रेन को घंटों यार्ड में रोके रखा गया, शंटिंग की गई। जी हाँ, ये सब उस ट्रेन के साथ हुआ जिसमें देश के राजनीति का एक चमकता सितारा विलीन होता जा रहा था। इस पूरी यात्रा के दौरान ललित बाबू के शरीर से लगातार खून निकल रहा था, लेकिन सोचिए, उस शख्स ने तब भी हिम्मत नहीं हारी थी। इस कदर शरीर से खून निकल रहा था, बम के छर्रे पूरी शरीर में लगे हुए थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने मौत से जंग जारी रखा। जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों की पूरी टीम ललित बाबू के इलाज में जुट गई, लेकिन ललित बाबू को बचाया ना जा सका। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर समय पर इलाज मिलता तो वो अवश्य ठीक हो जाते। दानापुर के रेलवे अस्पताल में ललित बाबू ने अपनी आखिरी सांस ली, और इतना बड़ा योद्धा आखिरकार मौत से हार गया। ललित बाबू के समाप्त होते ही समाप्त हो गया बिहार को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने का सपना, खत्म हो गया बिहार को एक प्रतिष्ठित राज्य बनाने का सपना।